हमारे साथ उज्जवल निकम साहब हैं, सरकारी वकील, और युग मोहित चौधरी जी आप वकील हैं। अभिषेक शर्मा हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं मुंबई से। वो हमारे साथ इस वजह से भी हैं कि वो इस मामले के अच्छे जानकार हैं। मेरी इस कहानी में पकड़ थोड़ी कम है। अगर अभिषेक आपको लगे कि आपको जब भी उचित सवाल है और यही सवाल पूछा जाना चाहिए तो आप बेशक पूछ सकते हैं। युग मोहित चौधरी जी, जब तक उज्जवल निकम साहब हमारे स्क्रीन पर दिखते हैं, मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूं। मैंने अभी बता दूं कि मैंने नेताओं को इसलिए नहीं बुलाया कि मैं नहीं चाहता कि धार्मिक दायरे में इसकी बहस हो। मैं कानूनी नज़र से जानना चाहता हूं कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि फांसी नहीं हो। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सजा लगी उसे टाडा कानून के तहत लगी। ये टाडा कानून हमारी संसद ने खुद रद्द कर दिया क्योंकि ये भरोसेमंद कानून नहीं था। संसद का कहना यह था कि इस कानून के तहत मुसलमानों और माइनॉरिटीज पे बहुत अत्याचार हुआ है और बहुत से गलत फॉल्स केसेस लगे हैं। इस कानून ने एविडेंस को इतना कमजोर कर दिया जिसके तहत किसी को सजा लग सके कि किसी आम आदमी को उस सजा पे भरोसा नहीं रहा। इस कारण हमारी सांसद ने इस कानून को रद्द कर दिया और इसी कानून के तहत याकूब को सजाए मौत लगी है। इसको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। पर युग मोहित जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, को जो सजा लगी, ये ठीक है कि टाडा कोर्ट के बारे में ये राय है, आपने बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, फिर रिजेक्ट किया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ये ना कह दे कि ये अदालत जो सजा जिसने सुनाई है वो इस लायक नहीं है, तब तक हमें मानना चाहिए कि ये सजा वैलिड है। भले आपका पॉइंट सही है, क्योंकि एक और मौका है 3 जजों की बेंच के पास सुनने के लिए, तो आप प्रश्न उठा सकते हैं। ये एक बात है। और कोई कारण है जिससे आप ये चाहते हैं कि ये फांसी आपका कहना बदल जाए? पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को कायम रखा है, मगर किस कानून के तहत कायम रखा है आपको यह देखना चाहिए। जो अदालत है वो कानून को इंप्लीमेंट करेगी, कानून को बदल नहीं सकती है। और अगर सांसद ने ये कानून पास किया है और उसके तहत सजा लगती है तो अदालत को सजा लगानी ही पड़ेगी। मगर ये कानून क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, आपका दूसरा सवाल कि मैं किस लिए सजाए मौत के खिलाफ हूं, मैं सोचता हूं ये सजाए मौत कोई किसी को शोभा नहीं देता है, कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ हमारी स्थिति बदलती नहीं है, हमें कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और ये मानवता के खिलाफ है। मगर खासकर इस केस में अगर आप देखें किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या हम जिस तारीख को इस आदमी को सजाए मौत दे रहे हैं, जिस तारीख को हम उसको रस्सी से लटका के उसकी जान लेंगे, उसकी जन्मदिन की तारीख है। हमें इतनी भी इंसानियत नहीं बची, हम उस फैमिली के लिए क्या छोड़ेंगे? जरा भी याददाश्त नहीं छोड़ेंगे क्या? ठीक है, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो एक दूसरा भी उज्जवल निकम साहब का मैं स्क्रीन पर इंतजार कर रहा हूं, वो देख रहे हैं, उन्हें स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। पर युग मोहित साहब, लोग फिर कहेंगे कि 257 लोगों की मौत हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं और वो एक खतरनाक ऐसा हादसा था। ठीक है, उनसे सहानुभूति नहीं है। आप जब क्या बाकी फांसियों में और इस फांसी में सिर्फ टाडा कोर्ट को लेकर ही अंतर कर रहे हैं या कोई और भी वजह है? आप देखिए, जो ये हादसा हुआ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत से निर्दोष लोगों की जानें गई। मगर आप याकूब का रोल देखिए, जो रोल है उसका, उसने क्या किया है इस केस में। लोगों के लिए जिन्होंने जाके बॉम्ब डाला उनको सजाए मौत नहीं दी, उनके लिए याकूब ने टिकट दिलवाई ताकि वो पाकिस्तान भाग सके, उसको सजाए मौत दी। दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी जी के जरिए ऑफर दिया भारत सरकार को कि मैं देश में आऊंगा, मैं ट्रायल के लिए तैयार हूं, मगर मुझे टॉर्चर ना कीजिए। उसका ये ऑफर ठुकरा दिया गया। जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं उसका ऑफर ठुकरा दिया, बाकी किसी मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा। अपराध तो है ना, अपराध तो है ना, सजाए मौत दे रहे हो। ठीक है, पर अदालत ने ठीक है, चाहे जैसा भी अपराध है, छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो, मास्टरमाइंड ना हो, उसी को देखते हुए अदालत ने तय किया कि उनको सजा मिलनी चाहिए। ये अलग सवाल है कि टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम अभी तक कैसे बचे हुए हैं, ये अलग सवाल है। ठीक है, वैलिड सवाल है, पर वो बचे हुए हैं इसलिए इनको भी बच जाना चाहिए। क्या ये सही सवाल हो सकता है? नहीं,
किस हद तक हो सकता है, क्योंकि कानून यह भी देखता है कि इस आदमी का रोल पूरे गुनाह में कितना था बनिस्बत बाकी लोगों के रोल के। तो यह भी आपको देखना पड़ेगा सजाए मौत को देने के पहले, क्योंकि सजाए मौत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है सबसे बड़े भागीदार को। ठीक है, अभिषेक गुनाह में सबसे बड़ा भागीदार है, और ये याकूब मेमन नहीं है। निकम साहब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, पर अभिषेक आ गए हैं जी। अच्छा, निकम साहब आ गए हैं। अभिषेक एक सेकंड रुक जाइए। निकम साहब, अब आपके आने से पहले अभी युग मोहित साहब आपने सुना ही टीवी पे कि कह रहे थे कि टाडा कोड के लेकर कि एक संसद के कानून से उसकी मतलब वैलिडिटी पे टाडा कोड को लेकर कि उसका दिया हुआ फैसला है जो संसद के कानून से खत्म हो चुका है, एक पहलू है। दूसरा पहलू वो कह रहे हैं कि वो मुख्य साजिश करता है, टिकट जरूर कटाया था, पर मास्टरमाइंड तो दो और लोग हैं जो बाहर जाके पाकिस्तान जाके बचे हुए, या पता नहीं, पाकिस्तान तो कहता है कि उनके यहाँ नहीं है, पर वो बचा हुआ है, ये पकड़ा गया है। रवीश कुमार उसके बिल्कुल गलत है। तो उनका कहना था कि ताड़ा कानून के तहत उसे फांसी मिली है, इसलिए जो ताड़ा कानून आगे पार्लियामेंट को जिसको एक्सटेंड नहीं किया, इसकी वजह से वो कानून की कमियां, ऐसा अगर उनका कहना होगा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस वक्त ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रखा था। पहली बात ये हुई। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या ये मास्टरमाइंड था कि उसको सजाए मौत मिले, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर को मिलना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जो टाइगर है उन्हें तो नहीं है, फिर इन्हें क्यों। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ताड़ा कोर्ट ने 12 लोगों को फांसी की सजा फरमाई थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 लोगों की फांसी की सजा हटाई के आजीवन कारावास में कर दी और एक याकूब मेमन की फांसी बरकरार रखी। यह वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, डिस्टिंक्शन किया कि मेन कॉन्स्पिरेटर एंड द पर्सन्स एक्टिंग इन परस्यूट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो साजिश करता है, साजिश करता अलग और साजिश करता के मुताबिक, साजिश के मुताबिक जो लोग काम करते उनके लिए अलग, यानी डायरेक्टर ऑफ द फिल्म और जो एक्टर्स है वो उनके लिए कानून है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो साजिश करता है, जिसकी वजह से साजिश होती है, जिसकी वजह से बम ब्लास्ट होते हैं, उसे कड़ी सजा देना चाहिए। और ये डिटरेंट सेंटेंस क्यों है? नॉट ओनली टू डिटर द वेरी क्रिमिनल, बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द लाइक माइंडेड पीपल को, क्योंकि हमारे देश में 12 मार्च 93 में ये पहले ऐसी घटना हुई थी कि जहां अलग अलग 12 जगह भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव इंपोर्ट किया था। ठीक है। और उसके बॉम्ब टाइम पे लगाए थे, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत उसको फरमाई थी। निकम साहब देखिए, इसी तरह का मामला संजय दत्त का भी है ना, वो आपराधिक साजिश में शामिल थे, पर उनका मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं शामिल किया गया और उनको सजा हुई सजा, लेकिन फांसी की सजा नहीं हुई। लेकिन याकूब मेमन की जो बात, रवीश कुमार, उनको कोर्ट ने उनको आर्म्स एक्ट में दोषी करार किया था। सजाए मौत का उसका प्रावधान ही नहीं है। संजय दत्त को आर्म्स एक्ट पर वो आपराधिक साजिश में तो ताड़ा एक्ट के कानून के नहीं थे। ठीक है, उसको सजा हुई 5 साल की, उनको सजा हुई 7.5 साल की सजा हुई। ठीक है। युग मोहित साहब, एक जो उज्जवल निकम कह रहे हैं उनके सवाल का जवाब दीजिए कि 12 लोग जो पहले जिनको फांसी की सजा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने देखा और विचार किया और उनकी फांसी की सजा को बदल दिया। तो बात यह है कि ये उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे लगता है कि अदालत कम से कम भेदभाव नहीं कर रही है। जहां लगता है कि बदलना चाहिए उसने बदल दिया। इसी बड़ी घटना और खतरनाक साजिश में भी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, फांसी से बदल के एक की सजा को बरकरार रखा गया। ये वो एक दलील दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरी शिकायत अदालत के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, मेरी शिकायत सरकार के खिलाफ है। आपने जैसे खुद शुरुआत में कहा, राजीव गांधी हत्यारों का मर्सी पिटीशन उन्होंने 11 साल पेंडिंग रखा, भुल्लर का 7 साल पेंडिंग रखा। क्यों? वो जानते थे कि अगर वो पेंडिंग रखें और बाद में सरकार इसको रिजेक्ट भी कर दे तो कानून से, अदालत से उनको फायदा मिल जाएगा, इनकी सजाए मौत रद्द हो जाएगी। अभी आज के दिन भी रजवाना का मर्सी पिटीशन कितने सालों से पेंडिंग रखा गया है, और याकूब का इतनी जल्दी क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि याकूब माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, उसके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। मुद्दा तो यही है ना। मेरी शिकायत सरकार के खिलाफ है, अदालत के खिलाफ नहीं है। जैसे मैंने कहा,
नहीं, जी, मैं दरअसल उज्जवल निकम की जो बात थी कि एक्टर वाला मुद्दा, उज्जवल निकम जी ने कसाब के मुद्दे में भी उसकी फांसी की पैरवी की थी। वो भी देखिए, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर ये मान लें कि चलिए वहां पर भी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहां पर भी कम पढ़े लिखे होते हैं, और जो 1993 के बम धमाकों में जिनमें 11 लोगों को, माफ करिएगा 11 नहीं है, वो 10 है क्योंकि एक की मौत हो गई है, तो अब 10 बचते हैं। 10 लोगों की जो मौत की सजा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट में। अब जो बड़ा लॉजिक है वो ये कि कसाब भी क्या था, कसाब क्या पढ़ा लिखा आदमी था, क्या कसाब का ब्रेन वॉश नहीं किया गया था, क्या उसके हाथ में गन नहीं थमा दी गई थी, वो भी तो उस गरीब कोमचे वाला व्यक्ति था। मेरी कोई सहानुभूति नहीं है कसाब के प्रति, ना ही ये 93 के बम धमाकों में जिन लोगों ने बम गोले फिट किए थे उनके प्रति भी नहीं है। लेकिन बार बार हमें ये कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो फिर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है कि आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन बात अगर तर्क की है रवीश, तो जो बड़ा तर्क है कि आप एक वक्त में उज्जवल निगम जी कहते हैं कि कसाब को फांसी होनी चाहिए, और जब आज वो प्रोग्राम में है तो वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए डिफरेंशिएट किया है, दोनों के बीच में माना है कि साजिश करता अलग है और जो लोगों के पास कम ताकत है, जो कारिंदे हैं, जो सिर्फ लोगों के बहकावे में काम कर सकते हैं, इसलिए उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया। तो ये जो तर्क है, ये जो सहूलियतों के तर्क है, देखिए ये मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला सच में कि कोई व्यक्ति कह लीजिए, रुकते ही कह लीजिएगा। हाँ, कह लीजिए जी, निकम साहब अभिषेक की बात से आपत्ति है तो। हाँ, अभिषेक जी, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आपने अजमल अमीर कसाब का इकबाली बयान पूरी तरह से नहीं पढ़ा होगा। जहन में ये सवाल आया, कहां था कि हिस्सा लिया था, सिर्फ तो वो क्या नंबर 2 कैटेगरी, ही हिमसेल्फ हैड पार्टिसिपेटेड इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, इसके लिए अजमल कसाब का कन्फेशन, उसके सिवा हमारे पीआई एजेंसी ने कॉन्वर्सेशन इंटरसेप्ट किया था कंट्रोल रूम से या होटल ओबेरॉन, जो मुझे लगता है कि आपकी बात हम आवाज नहीं आ रही जी, आवाज कटी रवीश, इसमें जो मुद्दे की बात फोन लाइन पे ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी रवीश, देखिए इसमें जो बात है वो बताने की कोशिश करें कि कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया। 93 के बम धमाकों की कहानी भी कुछ अलग नहीं है कसाब से। 93 के बम धमाकों में भी जो लोग फिटिंग करने वाले थे, आरडीएक्स रखने वाले थे, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया था और उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। ट्रेनिंग आप हिंदुस्तान से दुबई जाएंगे, दुबई से आपको तो आप फिर जब आप डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं कि देखिए इसको तो दबाव में करवा दिया गया, ये तो कारिंदे थे, ये तमाम लॉजिक दरअसल सहूलियतों के लॉजिक से तर्क है। एक जो बड़ा सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया वो ये है कि किसी व्यक्ति ने हमें दिल्ली स्टेशन से, हमें आज तक ये बताया गया कि दिल्ली स्टेशन से याकूब पकड़ा गया। ये सबको पता है कि याकूब पाकिस्तान में था। याकूब ने खुद ने, जो आपने वो इंटरव्यू देखा होगा जो मधु त्रेहान को दिया था याकूब ने, हम उसको देखने तो उसने माना है कि देखिए मुझे स्पॉट करके ले जाया गया था, मैं टाइगर की, हमारे पास जो स्थितियां थी उन स्थितियों में हमारे पास बहुत कम विकल्प थे। और इसके पहले कि मैं उस तर्क पर आऊं जो मैं मानता हूं कि अचानक से याकूब तो प्रकट नहीं हो गया दिल्ली स्टेशन पे, वो काठमांडू में था तो उसे कोई एक एजेंसी लाई होगी, कोई एक नाते रिश्तेदार उससे बात कर रहे होंगे। मैं और सुनील सिंह जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं मुंबई में, हम लोग उन अधिकारियों से मिले हैं जिन अधिकारियों ने सीबीआई की इस पूरी जांच को किया है। देखिए अंदर खाने जब हम बात करते हैं तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी बार धर्म आड़े आता है जब बातचीत होती है, लेकिन मैं उन चीजों को रिकॉर्ड पर ना भी लूं तो भी बड़ी बात है कि जब जैसे ही हम ये बात करते हैं कि क्या समर्पण किया था, तो देखिए उनके जो अधिकारी अब वो रिटायर हो गए या फिर अभी नहीं है सर्विस में, उन तमाम लोगों का ये आर्गुमेंट शुरू हो जाता है कि देखिए रिकॉर्ड पे तो नहीं है ना, समर्पण किया होगा तो रिकॉर्ड पे तो नहीं है। अब यहां से सारी समस्या शुरू हो रही है कि कोई व्यक्ति हवा में तो काठमांडू नहीं आ गया, अगर उसको गिरफ्तार किया, फिर अगर काठमांडू में वो पहुंच गया और वो धोखे से फंस गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर वो ऐसी स्थिति में अपने परिवार वालों को क्यों लेके आएगा? इसका मतलब ये कि कोई एक अंदर खाने एक बातचीत चल रही थी, हमारे पास
हम बहुत सारी स्थितियां जो कि हमारे पास सबूत नहीं है इसलिए हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी जो जानकारियां हैं कि एक ट्रैक टू पॉलिसी लगातार चल रही थी। एजेंसी भी चाहती थी कि कोई व्यक्ति उन्हें मिले जो लगातार उनको पूरी इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताए। और फिर हम ये क्यों मान लेते हैं कि जो एक बड़ा तर्क है वो ये है कि याकूब के आने के बाद दरअसल पाकिस्तान पहली बार इस तरीके से एक्सपोज हुआ। उसके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थे, उसके पास कुछ मटेरियल एविडेंस थे जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कौन कौन व्यक्ति शामिल था, तौफीक जलियावाला कौन था, वो आईएसआई का एजेंट कैसे था, कैसे पूरी कॉन्स्पिरेसी कैसी रची गई। तो बड़े जो बहुत निकम सारे साहब, अनआंसर्ड ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। निकम साहब, मैं इस सवाल जो अभिषेक ने कहा, अब आप फोन लाइन पर आ गए हैं, युग साहब 2 मिनट रुक जाइएगा। अभिषेक कह रहे हैं, एक पॉइंट रख रहे हैं कि याकूब की वजह से हम ये स्पॉट कर पाए कि इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, और अभी भी जब इसके 2 मास्टरमाइंड फरार हैं, हमारे आपके हाथ में नहीं हैं, हालांकि वो कभी कभी चुनाव में काम आ जाते हैं अलग अलग लोगों को, वो जब फरार हैं तो एक ऐसा सोर्स जो काम आ सकता है हमारे, कि आपको लगता है कि उसे फांसी दे देनी चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मैं ये सवाल बी रमन साहब के बयान, इंटरव्यू जो है, अब वो दुनिया में नहीं है, जो शीला भट्ट जी ने rediff.com पे छापा है उनका, उसके संदर्भ में भी निकम साहब पूछ रहा हूँ कि उनका कहना है कि इसने मदद की भारत सरकार की, इसलिए इसको लटकाया नहीं जाना चाहिए, और जो करार था उसका एक तरह से ऑनर किया जाना चाहिए। निकम साहब, देखिए, मैंने रमन जी का रिपोर्ट पूरी पढ़ी है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई सबूत किसी ने भी पेश नहीं किया, ना इन्वेस्टिगेटर एजेंसी किया, ना याकूब के तरफ से कोई डिफेंस विटनेस, और याकूब ने कोई डॉक्यूमेंट किए कि इस तरह से क्या प्रकार की मदद उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्या। यह कहना बिल्कुल गलत है कि याकूब की वजह से पाकिस्तान की कुछ जानकारी मालूमात हुई या टाइगर का कुछ आता पता मालूम हुआ और टाइगर सरेंडर आना चाहता, नहीं सरेंडर, ये बिल्कुल गलत है। अभी दूसरी बात जो है रमन जी का रिपोर्ट का, रमन जी ने 3-4 बात कही, लेकिन वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, ये पहली बात मैं कह रहा हूं। रमन जी कहते हैं कि एक्सटीन्यूटिंग सर्कमस्टेंसेस यानी मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो प्रोसिक्यूशन ने प्रोबेबली कोर्ट के सामने पेश नहीं किए। रमन जी कहते थे कि एक्सटीन्यूटिंग यानी मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस ये है कि वो सरेंडर आना चाहते, अगर मान लिया वो सरेंडर आना चाहते, तो फिर दूसरे ब्रेथ में रमन जी कहते हैं कि वो कराची को जाने लगे थे वापस, उनको सलाह दी कि सरेंडर मत हो, तो कराची को जाने लगे, तो कराची में उनको एयरपोर्ट में नेपाल पुलिस ने गिरफ्त किया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर सरेंडर होने जा रहे थे तो फिर वापस इसका प्रमाण तो होना चाहिए ना रिकॉर्ड पे कि वो आदमी। एक मिनट रविराज, एक मिनट, सॉरी, ये जो इनकी कहानी है कि सरेंडर होना, ये बिल्कुल गलत है। रमन जी के रिपोर्ट पे कई सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आज रमन जी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं वो कुछ सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे बात जो उन्होंने कही है कि समझो मान लिया कि अगर वो सरेंडर होना चाहता, क्या कानून उससे कड़ी और कभी सजा देता है? मुझे हमारे इसमें एक सवाल उठा है कि जो आदमी आया है, देखिए, अगर रमन साहब के बाद से नहीं साबित होती है, तो वो पत्रकार जो कवर कर रहे थे वो ये कह रहे थे वो आया कैसे, कोई बता दे। क्या भारतीय एजेंसी के लोग उसको कराची से लेकर आए थे? जब लेकर आए थे तो याकूब मेमन के साथ साथ टाइगर को भी ले आते, उसको छोड़कर क्यों आ गए? कोई ये बता देता फिर। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, वो उसे गिरफ्त में कैसे पकड़ा, क्या पकड़ा, वो कसूरवार है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, लेकिन बात है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का अभी युग मोहित साहब ने कहा, और अभिषेक नहीं कहना चाहते कि धर्म के नाम पे भी एक उसके कारण भी, ओवैसी साहब से आप टीवी पे दिन भर बहस करते रहे कि बाकी लोग राजू आना या फिर भुल्लर साहब या फिर राजीव गांधी के हत्यारों को देखिए, वहां तो विधानसभा ने पास कर दिया है, लेकिन इसमें एक धर्म का मामला आ जाता है। और आपने, मुझे मालूम नहीं आपने खंडन किया कि नहीं किया, वो जो बिरयानी वाली बात, जो झूठी बात कही थी आपने, तो इन सब से लगता है कि ऐसे मामलों में अगर धर्म का कार्ड खेला जाए, झूठी बात नहीं। रविराज मेरा ऑब्जेक्शन है, हाँ, झूठी बात नहीं है। आपने ये समझ लेना चाहिए, जब मीडिया उस वक्त मुझे पूछ रही थी, हाँ, कसाब रो रहे थे, सो इट वाज अ sarcastic comment to the electronic channel। अच्छा, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, तो वो बिरयानी खाया था वो, जब रो रहा नहीं था, हाँ, तो बिरयानी कहाँ दी थी, किसने दी थी? हाँ, मैंने तो कसाब ने, मैंने बोला कि मटन बिरयानी मांगी थी, हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि दी जा रही थी, दी गई थी, है ना? चलाया कि तो मांगने और दी जाने में अंतर है। नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं है, मैंने ये कहा कि आपका खंडन मुझे नहीं मालूम है।
आपका खंडन मुझे नहीं मालूम, sarcastic comment लेकिन तो अगर आप ये कह रहे हैं, आपको था। आपने कहा था खंडन का मीडिया सवाल से नहीं। आके कि ये बिरयानी बात मांगी मैंने कई थी। बार, रविराज, ये बात कई बार मैंने कही है। आप कविराज कह लीजिए, रविराज थोड़ा ठीक नहीं लगता है, रवीश कह लीजिए या कविराज कह लीजिए, चलेगा। सॉरी चलेगा चलेगा।